हेलो दोस्तों, मस्ती की पाठशाला में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय अंतर्राष्ट्रीयवाद अथवा वैश्वीकरण का समय है। समूचा विश्व इस कदर से आपस में जुड़ गया है कि विश्व के किसी भी हिस्से में कोई भी घटना घटित हो, उसका अन्य देशों के ऊपर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का महत्व राजनीति शास्त्र के विद्वानों के साथ साथ अन्य विषय के विद्वानों के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए बहुत सारे दृष्टिकोण प्रचलित हैं, लेकिन उन सभी दृष्टिकोणों में से उदारवादी आदर्शवादी दृष्टिकोण, नंबर 2 यथार्थवादी दृष्टिकोण और नंबर 3 मार्क्सवादी दृष्टिकोण काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की लिबरलिस्टिक आइडियलिस्टिक अप्रोच क्या है, अर्थात उदारवादी आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे और शेष दृष्टिकोणों के बारे में हम दूसरी आने वाली वीडियोस के अंदर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप यह जान जाएंगे कि अप्रोच क्या होती है, उदारवादी आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या है और साथ ही साथ इस दृष्टिकोण की क्या क्या मान्यताएं हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं और क्यों दूसरे विद्वान इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं। दोस्तों, लिबरलिस्टिक आइडियलिस्टिक अप्रोच को समझने के लिए पहले हम अप्रोच को समझ लेते हैं। अप्रोच शब्द के लिए हिंदी में दृष्टिकोण अथवा उपागम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आसान भाषा में दृष्टिकोण का अर्थ किसी व्यक्ति के नजरिए अथवा सोच से लिया जा सकता है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु, स्थिति अथवा व्यवस्था के प्रति जो सोच रखता है या जो नजरिया रखता है, उसका वही नजरिया उसका दृष्टिकोण कहलाता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस गिलास के भीतर जो जूस है, उसके प्रति दो अलग अलग लोगों के दो अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहला व्यक्ति यह सोचता है कि यह गिलास आधा भरा हुआ है, जबकि वहीं पर दूसरा व्यक्ति इस वस्तु स्थिति के बारे में यह दृष्टिकोण रखता है कि यह गिलास आधा खाली है। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति वस्तु, स्थिति अथवा व्यवस्था के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण रखता है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी उसके अध्ययन के लिए, उसके घटनाओं की व्याख्या के लिए, उसके सिद्धांतों के निर्माण के लिए अलग अलग विद्वान अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। एक जैसे दृष्टिकोण के विद्वानों को एक जैसे दृष्टिकोण के वर्ग में हम पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की शुरुआत और उदारवादी आदर्शवादी दृष्टिकोण का विकास लगभग साथ साथ होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स में होती है। चूंकि द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स में वुड्रो विल्सन, जो कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उनके उदारवादी विचारों से प्रेरित होकर इस विभाग को स्थापित किया गया था। अतः इस विभाग की जो विभागाध्यक्ष की कुर्सी है, उसका नाम ही वुड्रो विल्सन चेयर रखा गया था और इस वुड्रो विल्सन चेयर पर प्रथम विराजमान व्यक्ति का नाम अल्फ्रेड जिमरेन था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1919 से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो कि राजनीति शास्त्र का ही एक उप विषय है, के अध्ययन की विधिवत तौर पर शुरुआत होती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन 1919 के बाद ही क्यों किया जाता है? उससे पहले विद्वान क्यों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन नहीं करते थे, को समझने के लिए थोड़ा सा ऐतिहासिक घटनाक्रम समझने की जरूरत है।
दरअसल 1914 में हुए विश्व युद्ध से पहले पूरे विश्व में आप पाएंगे कि जो एशिया के देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं या फिर लैटिन अमेरिका महाद्वीप के जो देश हैं, उनके ऊपर शक्तिशाली यूरोपीय देशों का आधिपत्य था। कहने का मतलब है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को यूरोप के देशों ने गुलाम बना के रखा था। ऐसे में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपों के देशों के पास स्वतंत्रता नहीं थी। वे अपना शासन स्वयं नहीं चलाते थे। चूंकि वे गुलाम थे तो उनका शासन यूरोपियन देश चलाते थे। ऐसे में यूरोपियन देशों के बीच में ही जो पॉलिटिक्स होती थी, जो वास्तव में पड़ोस की पॉलिटिक्स थी, पड़ोसी देशों के साथ होने वाली पॉलिटिक्स थी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के ऊपर विद्वानों का कोई ध्यान नहीं गया, उसको कोई महत्व प्रदान नहीं किया गया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में समूचे विश्व में जो भयंकर जान माल का नुकसान हुआ, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्वानों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि युद्ध क्यों होते हैं, देशों का आपस में संघर्ष क्यों होता है, शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे समूचे विश्व का विकास किया जा सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए उदारवादी विद्वानों के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं और जो विचार व्यक्त किए जाते हैं, उन विचारों को हम आदर्शवादी उदारवादी दृष्टिकोणों के तहत पढ़ते हैं, समझते हैं। हालांकि यह सही है कि 1919 के काल के दौरान उदारवादी आदर्शवादी विचारों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रसार होता है, ये प्रचलित होते हैं, लेकिन उदारवादी विचारों का एक इतिहास रहा है। निकोलस डी कॉन्डरसेट एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने 1795 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी। इस पुस्तक में उन्होंने एक आदर्श विश्व व्यवस्था की कल्पना की थी। वे एक आदर्श विश्व व्यवस्था चाहते थे। वे मानते थे कि मनुष्य की जो बुद्धि है और आने वाले समय में शिक्षा और विज्ञान की जो तरक्की होगी, उसके कारण समूचे विश्व से युद्ध, असमानता, अन्याय, अत्याचार और शक्ति के लिए जो संघर्ष की भावना प्रचलित है, वो समाप्त हो जाएगी और समूचे विश्व में फिर शांति स्थापित हो जाएगी, सहयोग स्थापित हो जाएगा, एक विश्व राज्य की स्थापना की जा सकेगी। तो इस तरह से दोस्तों हम कॉन्डरसेट के विचारों में एक आदर्श विश्व व्यवस्था की कल्पना को पाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उदारवादी आदर्शवादी विचार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कॉन्डरसेट के जमाने में भी रहे थे, लेकिन इसका जो प्रचलन है वह 1919 के बाद या 1919 के काल के दौरान ही होता है। दोस्तों, इस तरह हम कह सकते हैं कि उदारवादी आदर्शवादी जो दृष्टिकोण है वह यह मानता है कि युद्धों का और शक्ति का विरोध होना चाहिए। देशों के बीच में युद्ध नहीं होने चाहिए, शक्ति के लिए संघर्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर विश्व शांति को स्थापित किया जाना चाहिए, सहयोग को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इसी में मनुष्यता का, मानव का हित छिपा है। दोस्तों, आदर्शवादी उदारवादी दृष्टिकोण को समझने के लिए इसकी मान्यताओं को जानना बेहद आवश्यक है। उदारवादी आदर्शवादी दृष्टिकोण की प्रथम मान्यता यह है कि मनुष्य स्वभाव से विवेकशील होता है, मनुष्य बुद्धिमान होता है, उसमें सहयोग की भावना होती है, वह परोपकारी होता है। ऐसे में मनुष्यों से बना हुआ देश भी विवेकशील होना चाहिए, अर्थात हर देश को विवेक के आधार पर फैसले लेने चाहिए। अगर किसी देश के साथ कोई विवाद अथवा संघर्ष है तो उसे विवेक के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहिए और सहयोग को प्रोत्साहन देना चाहिए। उदारवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि जितना अधिक विश्व समुदाय में सहयोग होगा उतना ही अधिक मानव विकास कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह मानव समाज के बिना नहीं रह सकता,
उसी तरह इस अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई भी देश अन्य देशों के साथ सहयोग किए बिना अपना विकास नहीं कर सकता है। अतः सहयोग की भावना का विकास किया जाना चाहिए। तीसरा, यह दृष्टिकोण यह मानता है कि मनुष्य स्वभाव से बुरा नहीं है, वह तो एक बहुत ही नेक प्राणी है, लेकिन फिर भी अगर मनुष्य कुछ बुरा करता है तो उस बुरा करने के पीछे उसकी परिस्थितियां अथवा उसके आसपास जो व्यवस्था बनी हुई है वह उसे ऐसा करवा रही है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य खुद से बुरा नहीं करना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां मनुष्य से बुरा करवा देती हैं। अतः परिस्थितियों को या मनुष्य के जीवन की जो भी व्यवस्था है उसको अगर सुधार दिया जाए तो मनुष्य के स्वभाव का जो बुरा पक्ष है, मतलब जिसमें वो कोई बुराई में संलिप्त होता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही उदारवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे खराब पक्ष है। युद्ध विनाशकारी होते हैं, युद्ध पशुवत होते हैं, यानी कि पशु अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपने हितों को साधने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जबकि मनुष्य विवेकशील होता है, अतः मनुष्य को युद्ध नहीं लड़ने चाहिए। इसके अलावा ये मानते हैं कि युद्धों को रोका जा सकता है और शांति को स्थापित किया जा सकता है, और ऐसा करने के लिए ये विश्व राज्य और विश्व सरकार की कल्पना करते हैं। इस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं का हल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही किया जाना चाहिए। देशों के मध्य अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा देश एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर होंगे तो युद्धों की संभावना कम हो जाएगी। दोस्तों, इस दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक या प्रमुख जो ध्वजवाहक विद्वान हैं वो हैं वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी आदर्शवादी जो विचार हैं उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए राष्ट्र संघ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की कोशिश की गई थी। इसके अलावा इस दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान हैं सर एल्फ्रेड जिमरन और नॉर्मन एंजल। दोस्तों, नॉर्मन एंजल ने 1909 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था द ग्रेट इल्यूजन। इस पुस्तक में इन्होंने स्पष्ट किया था कि युद्ध वास्तव में भ्रमकारी होते हैं, क्योंकि तत्कालीन समय में विश्व के जो देश हैं वो ये मानते थे कि अगर युद्ध लड़ा जाएगा, उसमें जीत हासिल होगी तो बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित किया जा सकता है और इससे अपने लाभ को, अपने हित को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मन एंजल ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया। वे मानते थे कि किसी भूभाग के ऊपर कब्जा करके कोई भी देश अपना हित, अपने लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उत्पादन के साधनों का स्वरूप बदल चुका है। अब उत्पादन के साधन उद्योग अथवा मशीनें हो गई हैं। अतः किसी भी देश को अगर अपना हित करना है, हित चाहना है, तो उसे युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे आर्थिक विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए और विश्व में देशों के बीच में आर्थिक परस्पर निर्भरता को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि सभी देशों का कल्याण होगा और युद्धों से बचा जा सकेगा। इसके साथ ही क्विंसी राइट इसके बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। बर्ट्रैंड रसल, जॉन एम कीन्स, माइकल डब्ल्यू डॉयल, स्टेनले हॉफमैन जैसे विद्वानों ने आदर्शवादी उदारवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। और साथ ही साथ भारतीय जो महापुरुष रहे हैं, महात्मा गांधी और प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद के समर्थक रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आदर्शवादी दृष्टिकोण की विशेषताओं की।
आदर्शवादी दृष्टिकोण की सबसे पहली विशेषता यह है कि यह मनुष्य की नैतिकता तथा आदर्शों पर बल देता है। यह मानता है कि मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, उसमें सहयोग, दया, करुणा, भाईचारे की भावना होती है। अतः इन आदर्शों के ऊपर चलकर ही विश्व स्तर पर भी भाईचारा, सहयोग और विकास के मार्ग को प्रशस्त किया जाना चाहिए। दूसरा, ये मानते हैं कि शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। हिंसा, शक्ति और संघर्ष आदि को समाप्त किया जाना चाहिए और मनुष्य चूंकि विवेकशील है, अतः उसके विवेक के द्वारा शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना होनी चाहिए ताकि मनुष्य अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से जी सके। ये मानते हैं कि विश्व शांति के लिए विश्व सरकार की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि विश्व सरकार समूचे विश्व के लोगों को, देशों को कंट्रोल में रखेगी, उनके लिए शांति व्यवस्था की स्थापना करेगी, उनके विकास के लिए काम करेगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा विवादों तथा युद्धों को रोका जा सकता है, ऐसा इनका मानना है। अतः ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक देश उन नियमों को, उन कानूनों को माने और इससे युद्धों से बचा जा सके। इस दृष्टिकोण के अनुसार हथियारों की जो होड़ है वह अनावश्यक है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हथियार विध्वंसकारी होते हैं, वह व्यक्ति का जीवन नष्ट कर देते हैं, जो कि व्यक्ति का सबसे बड़ा आवश्यकता है। हर व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, लेकिन हथियार मनुष्य के जीवन को ही समाप्त कर देते हैं। अतः हथियार नहीं होने चाहिए, उसकी होड़ समाप्त होनी चाहिए। इसके अलावा यह दृष्टिकोण निरंकुशता का विरोध करता है, अर्थात यह मानता है कि प्रत्येक देश में लोकतंत्र होना चाहिए, लोगों को अधिकार प्राप्त होने चाहिए, लोगों की इच्छा के अनुसार शासन चलाया जाना चाहिए और शासक को मनमानी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों का यह मत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध तभी होते हैं जब युद्ध के लिए महत्वाकांक्षा को पैदा किया जाता है, और युद्ध के लिए महत्वाकांक्षा या फिर अपने राष्ट्र के हित के लिए जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो एक निरंकुशतावादी शासक के मन में ही होती हैं। लोकतंत्र के जो समर्थक लोग हैं, लोकतंत्र के जो समर्थक सरकारें हैं, वे सरकारें कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं करती, बल्कि वो विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में विश्वास रखती हैं। साथ ही साथ यह दृष्टिकोण मानता है कि सहयोग में वृद्धि की जानी चाहिए, परस्पर निर्भरता को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा देश एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होंगे उतना ही ज़्यादा युद्धों को रोका जा सकता है। दोस्तों, इस पूरी व्याख्या में आपने एक शब्द को बार बार सुना, वह शब्द था चाहिए। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिस दृष्टिकोण के अंदर चाहिए शब्द छिपा हुआ है, और चाहिए शब्द भविष्य का परिचायक है। कहने का मतलब है कि यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो इस बात की बिल्कुल भी व्याख्या नहीं करता कि विश्व में वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं, बल्कि इसके स्थान पर यह इस बात के ऊपर बल देता है, इस बात की व्याख्या करता है, इस बात की कल्पना करता है कि विश्व में शांति होनी चाहिए। अभी नहीं है, फ्यूचर में होनी चाहिए। देशों में सहयोग होना चाहिए, युद्ध समाप्त होने चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि इस दृष्टिकोण के भीतर भविष्य के लिए एक कल्पना को, एक आदर्श को व्यक्त किया गया है। इसीलिए प्रारंभ में यह जो दृष्टिकोण है उदारवादी दृष्टिकोण के नाम से प्रचलित था, लेकिन बाद में इस दृष्टिकोण को आदर्शवादी दृष्टिकोण की संज्ञा दी गई, क्योंकि इस दृष्टिकोण के अंदर जो भी विचार विद्वानों ने व्यक्त किए थे, जैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सरकार होगी, एक संस्था होगी, तो युद्ध रोके जा सकते हैं, शांति की स्थापना हो सकती है।
लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसा नहीं हुआ। हालांकि राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, लेकिन राष्ट्रसंघ द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। दूसरा, इस दृष्टिकोण की मान्यता थी कि आर्थिक सहयोग बढ़ने से देश युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन 1930 की आर्थिक महामंदी में यह स्पष्ट हो गया कि देशों का सहयोग समाप्त हो जाता है। इसके अलावा इसकी यह मान्यता थी कि निरंकुश अगर शासन होगा तो युद्ध के लिए देश अग्रसर होंगे, लेकिन इसके इस विचार के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय जगत में निरंकुशतावाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि उल्टा इसका प्रसार ही हुआ। कहने का तात्पर्य है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर और मुसोलिनी जैसे नेता उभरे जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध की रचना की। इसीलिए इस दृष्टिकोण की यथार्थवादी या अन्य दृष्टिकोण के विद्वानों के द्वारा अत्यधिक आलोचना की जाती है। हम आलोचना के कुछ एक पॉइंट्स को भी एक दृष्टि में देख लेते हैं। इसकी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि यह नैतिकता पर अत्यधिक बल देता है। यह मनुष्य को बहुत नेक प्राणी मानता है, जबकि यथार्थवादियों का मानना है कि मनुष्य स्वार्थी होता है, वो प्रभुत्व की लालसा रखता है। अतः यहाँ पर इस विचार की, इस दृष्टिकोण की आलोचना है कि मानव स्वभाव के बारे में यह जो व्याख्या करता है वह सही नहीं है। दूसरा, यह दृष्टिकोण शक्ति और संघर्ष को अपने विचारों में अधिमान नहीं देता, जबकि यथार्थवादी विचारक ये मानते हैं कि हर देश का अपना एक राष्ट्रीय हित होता है और कोई भी देश अपने राष्ट्र हित को तभी प्राप्त कर पाता है जब उसके पास शक्ति होती है, और शक्ति प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में संघर्ष होना स्वाभाविक है। तीसरा पॉइंट है, विश्व शांति के लिए विश्व सरकार की जो कल्पना आदर्शवादी दृष्टिकोण कर रहा है यह सार्थक होता प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे एक विश्व राज्य को स्थापित किया जा सकता है, कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो सकती है जो कि समूचे विश्व के लिए कानून बनाए, लागू करे और समूचा विश्व उन कानूनों को फॉलो करे। इसके बारे में यह दृष्टिकोण कोई भी स्पष्ट विचार व्यक्त नहीं करता, बल्कि कोई कल्पना ही करता है। इसके अलावा वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं वो बहुत दुर्बल हैं। हर देश अपने हित के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को या तो मानता है, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी देश के हित के विपरीत होता है तो वह देश उस कानून को नहीं मानता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि आदर्शवादी दृष्टिकोण जो कह रहा था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाया जाएगा, लागू किया जाएगा तो उससे शांति होगी, व्यवस्था होगी, यह बात भी पूरी तरह से सही साबित नहीं हो पाती है। उदारवादी आदर्शवादी दृष्टिकोण हथियारों की होड़ को नकारता है, इसका विरोध करता है, इसका खंडन करता है, हथियारों की होड़ को समाप्त करना चाहता है। लेकिन आप पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हथियारों की होड़ इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि इस पृथ्वी को कई सौ बार के लिए नष्ट किया जा सकता है। इतने हथियारों के भंडार इस पृथ्वी पर देशों ने एकत्रित कर लिए हैं। इसके अलावा इसका मानना था कि लोकतांत्रिक देश आपस में युद्ध नहीं करते हैं, अतः लोकतंत्र को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हालांकि लोकतंत्र को प्रोत्साहन होना चाहिए और लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, इनका यह विचार पूरी तरह से सही है, लेकिन लोकतांत्रिक देश युद्ध नहीं लड़ते, यह विचार सत्य नहीं है। बल्कि इसके स्थान पर यथार्थवादियों का यह विचार ज़्यादा सही प्रतीत होता है कि जब जब देशों के हित टकराएंगे, वह देश चाहे लोकतांत्रिक होंगे या फिर अन्य शासन व्यवस्था वाले, उनके बीच में संघर्ष अथवा युद्ध होने की संभावना रहती ही है। और अंतिम पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि से युद्धों को रोका जा सकता है। कहने का मतलब है जितने ज़्यादा
देश एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर हो जाएंगे तो वह अपने हित को देखते हुए युद्धों को अवॉइड करेंगे, युद्धों को नकारेंगे। लेकिन यह बात भी दोस्तों सत्य प्रतीत नहीं होती है। एक उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। भारत और चीन एक दूसरे के ऊपर आर्थिक मामले में परस्पर निर्भरता रखते हैं। भारत बहुत सारा सामान चीन से आयात करता है, मतलब खरीदता है। अतः भारत ग्राहक है और चीन दुकानदार है। ऐसे में भारत का हित है, चूंकि चीन से उसको सामान सस्ती कीमत में मिलता है, तो चीन से वह सामान खरीदता रहे। वहीं चीन का भी हित इसी बात में निहित है कि वह भारत को अपना सामान बेचे, क्योंकि जितने ज़्यादा उसके ग्राहक होंगे उतना ज़्यादा उसका लाभ होगा। लेकिन वर्तमान के भारत चीन जो कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, संघर्ष चला हुआ है, उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि आर्थिक जो परस्पर निर्भरता है उसका मतलब यह नहीं है कि संघर्ष पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, बल्कि हर देश अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए आर्थिक परस्पर निर्भरता को त्याग सकता है, लेकिन वो संघर्ष को नहीं त्याग सकता। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने अप्रोच क्या होती है यह समझा, और साथ ही आदर्शवादी उदारवादी दृष्टिकोण क्या है, क्या इसकी मान्यताएं विशेषताएं हैं तथा क्यों इसकी आलोचना की जाती है, इसके बारे में जाना। बेशक इसकी बहुत सारी आलोचनाएं विद्वानों के द्वारा की जाती है, तथापि यह जो दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अति महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, जो कि भविष्य के प्रति नए सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए मनुष्य को, विद्वानों को प्रेरित करता है। दोस्तों, अब इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। नंबर 1, आदर्शवाद के अनुसार मानव का स्वभाव कैसा होता है? यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक ऑप्शन को जो सही है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति विषय के अध्ययन की शुरुआत कब से मानी जाती है? और आपका तीसरा प्रश्न है, नॉर्मन एंजल द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी 1909 में, उस पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और मस्ती की पाठशाला के साथ इसी तरह जुड़े रहें। अगर आपको मस्ती की पाठशाला का यह प्रयास अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो मस्ती की पाठशाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।